नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल वनी एग्जाम पीके में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 2025 का करंट अफेयर्स जनवरी माह के लिए। तो पहला उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट को हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस चलाई गई है। यह सीएम योगी द्वारा लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आकांक्षा 8 कार्यक्रम में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ हुआ था। डबल डेकर बस सेवा में यात्रा करने वाली महिलाएं यात्रियों के लिए टिकट पर 50% छूट की भी घोषणा की गई है। और हिंदुजा समूह राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन प्लांट स्थापित कर रहा है, जिसका उत्पादन जल्दी ही शुरू होने की उम्मीद है। डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना शुरू किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पीलीभीत और गोरखपुर जिले में डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना का शुभारंभ होगा। भारत में डिजिटल कार्य प्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में डीजीपी की नियुक्ति हेतु नए नियम हो गए हैं। नए नियम के तहत राज्य पुलिस महानिदेशक डीजीपी का चयन उच्च न्यायालय संबंधित न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जाएगा। समिति में राज्य के मुख्य सचिव, यूपीएससी के नए नामित व्यक्ति, उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष या नामित व्यक्ति, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य आयुक्त, इनमें कई सदस्य मिल करके उसको नामित करेंगे। सेमीकंडक्टर निर्माण से जुड़े मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में एचसीएल समूह की वाष्प मुंद्री इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड तथा हीरादानी ग्रुप की टार्क सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई की स्थापना को मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पशुपालन पैरा वेटरनरी मेडिसिन पाठ्यक्रम शुरू करने की नीति हो गई है। यूपी कैबिनेट ने पशुपालन वेटरनरी मेडिसिन में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कार्यक्रम शुरू करने की नीति तैयार करने के प्रस्ताव मंजूरी दे दी है। वीर गाथा परियोजना 4.0 उत्तर प्रदेश में शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश में 45 लाख से अधिक छात्रों के नामांकन के साथ वीर गाथा परियोजना 4.0 शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वीर गाथा परियोजना रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है, जिसे 2021 में वीरता पुरस्कार पोर्टल के तहत लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य छात्रों को सशस्त्र बलों के वीर जवानों को प्रेरक कहानियों से जोड़ना है। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड अधिनियम 2024 को संवैधानिक वैधता मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अंजुम कादिम बनाम भारत संघ के अन्य मामले में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2024 को संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें मदरसा अधिनियम को असंवैधानिक कर दिया गया था। आगरा और प्रयागराज में प्रमुख क्लस्टर का विकास। इसका उद्देश्य अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत आगरा प्रयागराज में प्रमुख क्लस्टर का विकास करना है। वृंदावन योजना पार्क लखनऊ में भारतीय उद्योग परिषद एग्रो टेक इंडिया कृषक भारत का 16वां संस्करण आयोजित किया गया। 15 से 20 नवंबर के मध्य संगीत नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय सहभागिता महोत्सव का आयोजित किया गया। 15-20 नवंबर को संगीत नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय सहभागिता उत्सव का आयोजित किया गया था। प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान प्रकृति और वन्य जीवों के समस्या के प्रति युवाओं को जागरूक फैलाने के उद्देश्य से बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसकी थीम थी कुंभ की आस्था, प्रकृति संरक्षण और जलवायु। आजमगढ़ के इटौला चंदेश्वर में सर्वदेव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया। हाल ही में यूपी के कैबिनेट द्वारा एफडीआई एवं फॉर्च्यूनर 500 कंपनियों के निवेश के लिए प्रोत्साहन नीति 2023 के संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधन के तहत अब ऐसी विदेशी कंपनियां भी प्रदेश में निवेश कर सकेगी जो इक्विटी के साथ साथ लोन या किसी अन्य स्रोत धनराशि की व्यवस्था करती है। अन्य राज्य 1200 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में एम्स की आधारशिला भी रखी है। शारदा सिन्हा का निधन। बिहार कोकिला के नाम से विख्यात प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की आयु में दिल्ली में 5 नवंबर 2024 को निधन हो गया। 1991 में पद्मश्री 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जमुई से विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। 15 नवंबर को पीएम मोदी द्वारा बिहार के जमुई में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह के दौरान 6,640 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजना का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, बेंगलुरु में बिहार बिजनेस कनेक्ट इन्वेस्ट मीट का आयोजन किया गया। बिहार बिजनेस कनेक्ट इन्वेस्ट मीट का आयोजन किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने राजगीर में आयोजित पहली एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का शुभारंभ किया। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में दुर्लभ कॉमन कैट स्नेक बोइगा ट्राइगोनाटा की खोज की गई। भागलपुर जिले में स्थित सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम हिंदू तीर्थस्थल अजगी बैनाथ धाम के नाम से रखा गया जाएगा।
चीता भागलपुर जिले में संलग्न रेलवे स्टेशन का नाम हिंदू तीर्थस्थल अजगैबीनाथ धाम के नाम से रखा जाएगा। चीता संरक्षण हेतु मध्य प्रदेश राजस्थान संयुक्त पैनल का गठन किया गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कोटा 33% से बढ़ाकर 35% का निर्णय लिया है। एसपी के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की कि कांगड़ा की मानखड़ी क्षेत्र में बनने वाला द्वेष अरण्य प्रणाली उद्यान धारणीय एवं पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचे के लिए भारतीय हरित भवन परिषद से प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू ने घोषणा की कि कांगड़ा की मानखड़ी क्षेत्र में बनने वाला दुर्गेश अरण्य प्रणाली उद्यान धारणीय एवं पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचे के लिए भारतीय हरित भवन परिषद में प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन जाएगा। 5वां EMRS राष्ट्रीय संस्कृत एवं साहित्यिक उत्सव भुवनेश्वर में आयोजित उद्भव नाम शीर्षक से 8 से 11 नवंबर 2024 को के मध्य छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंडियन रोड कांग्रेस के 83वें वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन नितिन गडकरी द्वारा गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 के मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन में अनुरूप है। मेलुरी नागालैंड का 17वां जिला घोषित। मणिपुर के 5 जिलों के 6 पुलिस थानों क्षेत्र में पुनः AFSPF लागू। बेंगलुरु शहर की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया। मणिपुर के सबसे बड़े त्यौहार में से एक निंगोला चकौवा मनाया गया। यह मैतेई समुदाय का सबसे बड़ा त्यौहार है। असम के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि रखा जाएगा। राष्ट्रीयकरण कब देखेंगे। नई क्षेत्र 3.0 अभियान का शुभारंभ 25 नवंबर से 30 दिसंबर 2024 तक। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा संसद मार्ग नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी के रंग भवन सभागार में लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान नई चेतना पहल बदलाव के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया गया। इस अभियान का नारा एक साथ एक आवाज हिंसा के खिलाफ है। 1 माह तक चलने वाली इस अभियान का आयोजन दीनदयाल योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DNL द्वारा किया जा रहा है। दूरसंचार साइबर सुरक्षा अधिनियम अधिसूचित। यह नियम केंद्र की किसी दूरसंचार इकाई से संदेशों की सामग्री के अलावा ट्रैफिक डेटा तथा कोई अन्य डेटा मांगने की शक्ति देता है। नई नियमावली के अनुसार सरकार इन सामग्रियों तक पहुंच प्राप्त कर सकती है और किसी भी दूरसंचार को निर्दिष्ट बिंदु से ऐसे डेटा के संग्रह के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा स्थापित करने का निर्देश दे सकती है। विकलांग बच्चों के लिए सुगम्यता एक मौलिक अधिकार। सुप्रीम कोर्ट। CJI चंद्रचूड़ वर्तमान न्यायाधीश ने इस फैसले में कहा है कि विकलांगता तभी एक त्रस्ती है जब समाज दिव्यांगों को अपने जीवन जीने के लिए आवश्यक चीज़ें प्रदान करने में विफल हो। निर्णय में कहा है कि विकलांग व्यक्तियों का पर्यावरण सेवाओं व अवसरों तक पहुंच का अधिकार एक आवश्यक मानवीय और मौलिक अधिकार है। आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2024। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में NIA द्वारा आयोजित 2 दिवसीय आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन। 35वां त्रिसेवा कमांडर सम्मेलन कोच्चि में आयो। CDS जनरल अनिल चौहान ने इसकी अध्यक्षता की। कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों को रोकथाम के लिए दिशा निर्देश 2024। 50 से अधिक छात्रों को कोचिंग प्रदान करने के लिए किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति द्वारा स्थापित संचालित केंद्र कोचिंग सेंटर के अंतर्गत आते हैं। कोचिंग केंद्रों को विज्ञापन में छात्र की तस्वीर के साथ साथ नाम, रैंक अथवा परिश्रम बीमा जैसी महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करना होगा। कोचिंग संस्थानों को झूठे वादे आदि को रोकने हेतु दिशा निर्देश आदि। दूसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित। CDS अनिल चौहान द्वारा उद्घाटन। DHR ICMR स्वास्थ्य अनुसंधान उत्कृष्टता सम्मेलन 2024 नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में। भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत NCX 2024। भारत राष्ट्रीय सुरक्षा अभ्यास नई दिल्ली स्थित CGO परिसर में आयो। इसका आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय के सहयोग से किया गया। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। प्रधानमंत्री मोदी परिषद के अध्यक्ष तथा 9 केंद्रीय मंत्री तथा सभी मुख्यमंत्री सदस्य हैं। 13 केंद्रीय मंत्री को इस परिषद के अस्थायी मंत्री सदस्य के रूप में शामिल किया गया। अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति के अंतर्राज्यीय परिषद गठित करने का अधिकार देता है। सरकारी आयोग ने इस निकाय के गठन की सिफारिश की थी। विकास के लिए हस्तांतरण पर वित्त आयोग का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित
पंचायती राज्य मंत्रालय द्वारा। सागर मंथन द ग्रेट ओशंस डायलॉग दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचार नेतृत्व मंच नई दिल्ली में पतन पोर्ट परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन सहयोग से आयोजित। भारत का समुद्री क्षेत्र देश के लगभग 95% व्यापार तथा मूल्य की दृष्टि से 70% है व्यापार को संभालते हैं। कला एवं संस्कृति प्रथम एशियाई बौद्ध सम्मेलन शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित। संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद के सहयोग से विषय एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका। 8वां अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव एवं संगोष्ठी नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने रेस ऑफ विजडम सोसाइटी के सहयोग से तथा संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर इसका आयोजन किया। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित 15 से 16 नवंबर पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। विशेष समृद्धि भारत के लिए शांति और सद्भाव बोडो शांति समझौता। 8वां अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव एवं संगोष्ठी नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने रेस ऑफ विजडम सोसाइटी के सहयोग से तथा सांस्कृतिक मंत्रालय के साथ मिलकर इसका आयोजन किया। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित 15 से 16 नवंबर को पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। विशेष समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव बोडो शांति समझौता 27 जनवरी 2020 को पीएम मोदी के नेतृत्व में हस्ताक्षर किए गए थे। मैसूर संगीत सुगंध महोत्सव मैसूर में आयोजित। उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था। और आर्थिकी भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF का 43वां संस्करण भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित। थीम विकसित भारत 2047 उद्घाटन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा। बिहार और उत्तर प्रदेश के इस मेले में भागीदार राज्यों के रूप में भाग लिए, जबकि झारखंड फोकस राज्य रहा। समापन समारोह के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पुडुचेरी को स्वर्ण पदक, स्वच्छ मंडपम की श्रेणी में गोवा को स्वर्ण पदक मिला। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का एकीकरण नवंबर में वित्त मंत्रालय ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के चौथे चरण के एकीकरण का प्रस्ताव रखा, जिसके तहत RRB की संख्या 43 से घटाकर 28 करने का प्रस्ताव किया गया। इस एकीकरण का उद्देश्य इन्हें अधिक कुशल बनाना और एक राज्य का एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सिद्धांत का RRB का समर्थन करना है। RRB की स्थापना 1975 में नरसिम्हा कार्य समूह की सिफारिश के अनुसार हुई थी। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश FPI का FBI के रूप में पुनर्वर्गीकरण इसके तहत विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को भारतीय कंपनियों में इक्विटी होल्डिंग निर्धारित 10% सीमा से अधिक होने पर अपने निवेश को FBI में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई है। RBI ने भारत सरकार और SEBI के परामर्श के बाद नियमों के अंतिम रूप दिया। उन क्षेत्रों में पुनर्वर्गीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रतिबंधित है, जैसे रियल एस्टेट व्यवसाय, जुआ, निजी कंपनियां आदि। भारत की पहली AI डेटा बैंक का शुभारंभ नई दिल्ली में 20 नवंबर को एसोचैम द्वारा 7वीं ग्लोबल AI लीडरशिप 2024 का आयोजन किया गया। थीम भारत के लिए AI भारत के लिए AI विकास को आगे बढ़ाना, नवाचार, नैतिकता और शासन है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक के शुभारंभ की घोषणा की। भारत मालदीव स्थानीय मुद्रा में सीमा पर भुगतान हेतु समझौता। RBI और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण ने मुंबई में MOU पर हस्ताक्षर किया। इसका उद्देश्य सीमा पार लेन देन में भारतीय रुपया और मालदीवियन रुपया के उपयोग के लिए एक रूपरेखा स्थापित करना है। CPSES के लिए संशोधित पूंजी पुनर्गठन मानदंड निवेश और पूंजीगत परिसंपत्ति प्रावधान DIPAM ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को लिए संशोधित पूंजी पुनर्गठन मानदंड CPSES जारी किया। दिशा निर्देश के अनुसार NBFCs जैसी वित्तीय क्षेत्र की केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का शुद्ध लाभ 30% या निवल मूल्य का 4% जो भी अधिक हो न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान करना अनिवार्य है। अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी। इन परियोजनाओं में प्रदेश के सियोमी में जिले में 186 मेगावाट की तातो फर्स्ट जल विद्युत परियोजना तथा सियोमी जिले में ही 240 मेगावाट की हियो जल विद्युत परियोजना शामिल है। टाइटेनियम स्लैग के उत्पादन हेतु इंडो कजाक संयुक्त उद्यमी कंपनी भारत कजाक संयुक्त उद्यमी ज्यूरिख टाइटेनियम लिमिटेड की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। FCI में 10,700 करोड़ की इक्विटी निवेश में मंजूरी। इसका उद्देश्य क्षेत्र को बढ़ावा देना और देश भर के किसानों का कल्याण सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम आम परिषद की बैठक नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह परिषद की बैठक को संबोधित किया। अंतर्राष्ट्रीय भारत 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष भारत को 2024 से 2026 तक की अवधि के लिए ISA का अध्यक्ष इंटरनेशनल सौर अलायंस अध्यक्ष चुना गया। ISA असेंबली ने अस्थायी समिति के लिए 8 उपाध्यक्षों का चुनाव किया।
अफ्रीका क्षेत्र के लिए घाना और सेशल्स तथा एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को उपाध्यक्ष चुना गया। लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र के लिए ग्रेनेड और सुरिनाम को तथा यूरोप और अन्य के लिए जर्मनी और इटली को अध्यक्ष चुना गया है। एसोसिएशन ऑफ इंडिया अमेरिकन माइनॉरिटीज AIAM अमेरिका के मैरीलैंड में स्थित ट्राइकोमा पार्क शहर में एक नवगठित गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन ऑफ इंडिया अमेरिकन माइनॉरिटीज लॉन्च किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार वाशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी और AIAM द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया गया, जिसमें समावेशी विकास और अल्पसंख्यक कल्याण के प्रति उनके प्रयासों को मान्यता दी गई। AIAM के संस्थापक और अध्यक्ष के रूप में प्रसिद्ध सिख परोपकारी जगदीप सिंह को नियुक्त किया गया। G20 शिखर सम्मेलन 2024 18-19 नवंबर 2024 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया। यह ब्राज़ील में होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन था। यह ग्रुप ऑफ 20 की 19वीं बैठक थी। सम्मेलन में 19 सदस्य देशों के नेताओं के अलावा अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ के नेताओं ने भाग लिया था। सम्मेलन के अंत में G20 रियो डी जेनेरियो की घोषणा को अपनाया गया, जिसका उद्देश्य प्रमुख वैश्विक चुनौती और संगठनों के समाधान करना तथा मजबूती, टिकाऊ और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। घोषणा पत्र में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लामबंदी और टास्क फोर्स की स्थापना का स्वागत किया गया। इसकी स्थापना जलवायु कार्रवाई के लिए विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए निजी पूंजी प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए संरचनात्मक बाधाओं को पहचान करने के उनके समाधान करने के लिए की गई थी। द्वितीय भारत ऑस्ट्रेलियाई वार्षिक शिखर सम्मेलन 19 नवंबर 2024 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान यह सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भाग लिया। इस अवसर पर भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक तौर पर नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी का शुभारंभ किया। रक्षा और सुरक्षा, व्यापार एवं निवेश, शिक्षा, कौशल और गतिशील नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष, खेल तथा लोगों को विश्व संबंधों के क्षेत्र में सहयोग की चर्चा हुई। दोनों देशों का प्रथम वार्षिक शिखर सम्मेलन 10 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी की गुयाना की राजकीय यात्रा 20 से 21 नवंबर 2024 मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुयाना की आधिकारिक यात्रा की। प्रधानमंत्री मोदी 56 वर्षों में गुयाना की यात्रा वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। यात्रा के दौरान भारत और विज्ञानों ने 10 समझौते ज्ञापनों का हस्ताक्षर किया, जिसमें कृषि, फार्मास्यूटिकल और UPI संबंधित सहयोग क्षेत्र शामिल है। इसी दौरान हरियाणा के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रीय पुरस्कार ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। इसी दौरान हरियाणा के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। गुयाना का राष्ट्रपति होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को नाइजीरिया की राजकीय यात्रा 16-17 नवंबर 2024। इस दौरान उन्होंने नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के साथ आधिकारिक वार्ता की। दोनों देशों के मध्य सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम, सीमा शुल्क सहयोग और सुरक्षा सहयोग पर 3 MOU पर हस्ताक्षर हुआ। PM मोदी को ग्रैंड कमांड ऑफ ऑर्डर ऑफ नाइजर सम्मानित किया गया। जापान का लिग्नोसैट उपग्रह, ये लकड़ी का पैनल से निर्मित उसका पहला उपग्रह है। इसका निर्माण क्योटो विश्वविद्यालय सुमितोमो फोरेस्ट्री द्वारा किया गया। लिग्नोसैट घन आकार का उपग्रह है, जिसके प्रत्येक भुजा के माप 4 इंच है। इसका वजन 900 ग्राम है। इसे पारंपरिक जापानी तकनीक का उपयोग करके मैग्नीशियम लकड़ी से बिना पंच की या गोंद से बनाया गया है। इसे स्पेस एक्स के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा गया। भारत रूस के बीच पतंसीर एयर डिफेंस सिस्टम में समझौता। भारत ने इंडोनेशिया लिमिटेड BDL की घोषणा की है। उसने पतंसीर एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम हेतु सहयोग के लिए रूस के राइबोनो एक्सपोर्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत रूस भारत को पतंसीर वेरिएंट के एयर डिफेंस सिस्टम को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा और फिर दोनों मिलकर इसे विकसित करेंगे। भारत सीरिया विदेश कार्यालय परामर्श का 6ठा बैठक। भारत सीरिया विदेश कार्यालय परामर्श का 6ठा बैठक। भारत एवं सीरिया ने नई दिल्ली में विदेशी कार्यालय परामर्श के 6ठे दौर का आयोजन किया। दोनों पक्षों ने फार्मास्यूटिकल, विकासात्मक साझेदारी और क्षमता का निर्माण जैसे क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के तरीकों पर भी चर्चा की। रूस को संशोधित परमाणु सिद्धांत, इसमें रूसी सेना द्वारा परमाणु हथियारों के उपयोग के दायरे को व्यापक बनाया गया। पुतिन ने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की डिग्री पर हस्ताक्षर तब किए जब अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के अंदर सैन्य लक्ष्यों पर हमला करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइल का उपयोग करने की अनुमति दी।
अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की जीत। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी का 47वां राष्ट्रपति चुना गया, जबकि जेडी वेंस को उपराष्ट्रपति चुना गया। अमेरिका चुनाव प्रत्येक 4 साल की निश्चित तिथि पर आयोजित किया जाता है। एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक। अक्टूबर 2024 में भारत को ARIN-AP का संचालन समिति में शामिल किया गया। भारत 2024 में ARIN-AP की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। इसमें भारत को प्रतिनिधि प्रवर्तन निदेशालय या ईडी द्वारा किया जा रहा है। ARIN-AP और बड़े ग्लोबल कम्युनिटी एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क के माध्यम से एजेंसियां अनौपचारिक रूप से व्यक्तिगत परिसंपत्ति और कंपनियों के बारे में जानकारी का आदान प्रदान कर सकती है, जिसमें अक्सर अपराध की आय की पहचान और रिकवरी में तेजी आती है। CARIN की स्थापना 19 नवंबर 2013 को दक्षिण कोरिया के सियोल में संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एवं अपराध कार्यालय UNODC के समर्थन द्वारा की गई थी। दूसरा भारत अमेरिका शिखर सम्मेलन 20 नवंबर 2024 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री डिकॉन मिशेल ने जॉर्जटाउन गुयाना में दूसरे भारत करिकाम शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता की। पहला भारत करिकाम शिखर सम्मेलन 2019 में न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। करिकाम में 15 सदस्य देश है। CARICOM करिकाम कनाडा प्रधानमंत्री डिकॉन मिशेल जॉर्जटाउन गुयाना में दूसरे भारतीय करिकाम शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता की। पहला भारतीय करिकाम शिखर सम्मेलन 2019 को न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। करिकाम में 15 सदस्य देश हैं। सी से क्षमता निर्माण, ए से कृषि एवं खाद्य सुरक्षा, आर से न्यूक्लियर ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, नवाचार उद्योग और सी से क्रिकेट और संस्कृति, ओ से महासागर अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था, एम से चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल। विश्व शहरी फोरम WEF का 12वां संस्करण। मिस्र के काहिरा में संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती कार्यक्रम द्वारा आयोजित थीम इट ऑल स्टार्ट्स एट होम। इसका समापन 2 सूत्रीय काहिरा कॉल टू एक्शन को अपनाने के साथ हुआ। WEF संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2001 में स्थापित टिकाऊ शहरीकरण पर प्रमुख वैश्विक सम्मेलन है। इटली भारत संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029। 18 नवंबर 2024 को ब्राजील के लिए रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन में भारत और इटली द्विपक्षीय बैठक। दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद की 25वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा उद्घाटन। ट्राई द्वारा एशिया प्रशांत दूरसंचार समुदाय APT के सहयोग से आयोजित। इटली भारत संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025 से 2029। 18 नवंबर 2024 को ब्राजील के लिए रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन भारत और इटली बैठक। भारत ने मोजाम्बिक को 2 जलद फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट उपहार में दिए। इन जेट चलित नौकाओं को अधिकतम गति 45 नॉट है और 12 नॉट पर की रेंज 200 समुद्री मील है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम का उड़ान परीक्षण 14 नवंबर को DRDO प्रोविजनल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट सत्यापन परिषद के द्वारा रूस हिस्से के रूप में निर्देशित पिनाक मल्टीपैरल रॉकेट सिस्टम के उड़ान का सफल स्पेस टेबल टॉप एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास 2024। एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय की रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2024 के मध्य इस दौरान रक्षा अंतरिक्ष कार्यक्रमों की समस्या आने वाली विशिष्ट चुनौतियों और अंतरिक्ष सुरक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय DRDO द्वारा ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से LRLACM का पहला उड़ान परीक्षण किया गया। मिसाइल ने वे पॉइंट नेविगेशन का प्रयोग करते हुए वांछित पथ का अनुसरण किया। IAF 295 फुल मोशन सिम्युलेटर सुविधा का उद्घाटन वायुसेना स्टेशन आगरा में। यह पायलटों को उच्च जोखिम वाली आपात स्थितियों से निपटने में अपने कौशल को निकालने में सक्षम बनाएगा। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन इसरो द्वारा लेह में देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च। इस मिशन का लक्ष्य अंतर्ग्रही आवास स्थितियों का अनुकरण करना है, जिससे वैज्ञानिक को पृथ्वी से परे एक अस्थायी बेस स्टेशन स्थापित करने की व्यवहार्यता का पता लगाने में मदद मिलेगी।
GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट परीक्षण। स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए भारत के अंतरिक्ष संचार GSAT-N2 सफलतापूर्वक पर गया फ्लोरिडा के कैप स्पेस फोर्स स्टेशन से। यह पहली बार था जब स्पेसएक्स ने भारत के लिए कोई पेलोड लॉन्च किया। GSAT-N2 GSAT-20 के नाम से जाना जाता है। इसका भार 4700 kg है। मिशन का जीवनकाल 14 वर्ष है। यह सैटेलाइट हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल वीडियो ऑडियो से उपलब्ध कराएगा। GSAT-N2 से हवाई जहाज में उड़ान और के दौरान मोबाइल इंटरनेट की सुविधा मिल जाएगी। भारत की पहली लंबी दूरी हाइपरसोनिक मिसाइल DRDO द्वारा APJ अब्दुल कलाम द्वीप ग्लाइडेड व्हीकल के माध्यम से इस मिसाइल में हवा, पानी और जमीन तीनों जगह से दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक नेप्थ्रोमाइसिन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में के लिए महत्वपूर्ण कदम के रूप में दवा प्रतिरोधी संक्रमण के लिए पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेप्थ्रोमाइसिन को औपचारिक रूप से लॉन्च किया। इसे बिराक के सहयोग से विकसित किया गया और इसे फार्मा कंपनी पोल्काड्रॉट द्वारा मिकनाफ नाम से बाजार में लाया गया। इस विशेष रूप से सामुदायिक अधिकृत जीवाणु निमोनिया के इलाज के लिए डिजाइन किया गया है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी आपदा न्यूनीकरण क्षमता परियोजना हेतु वित्तीय मंजूरी। 26 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने विभिन्न राज्यों के लिए आपदा शासन क्षमता निर्माण परियोजना के लिए 111.567 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। समिति ने 15 राज्यों में 1000 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम निवारण परियोजना को मंजूरी दी है। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC COP29 11 से 14 नवंबर 2024 के मध्य अजरबैजान के बाकू में आयोजित। इस दौरान क्योटो प्रोटोकॉल के वर्षगांठ की 19वीं बैठक COP19 24 नवंबर 2024 के मध्य अजरबैजान के बाकू में आयोजित किया गया था। COP29 UNFCCC COP29 इस दौरान क्योटो प्रोटोकॉल के वर्षगांठ की 19वीं बैठक भी आयोजित की गई। विकासशील देशों को वित्त पोषण प्रदान करने के पिछले लक्ष्य $100 बिलियन प्रतिवर्ष 2035 तक 3 गुना बढ़ाकर $300 बिलियन प्रतिवर्ष कर दिया गया। हालांकि विकासशील देशों द्वारा $1.5 ट्रिलियन की मांग की गई। भारत ने भी इस क्लाइमेट पैकेज को खारिज कर दिया है। COP UNFCCC मुख्य शासी निकाय 1992 में स्थापित किया गया था। UNFCCC में 198 सदस्य 197 देश यूरोपीय संघ शामिल है। वैश्विक कार्बन बाजार के लिए नई मानकों का अंगीकरण। UNFCCC और COP29 पहले दिन अनुच्छेद 6 के अंतर्गत तेरी समझौते के तंत्र के लिए परिचालन मानकों के आधिकारिक रूप से अपना लिया। इससे वैश्विक कार्बन बाजार के लिए मंच तैयार हो गया। ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ। 15 नवंबर को COP29 यूरोप के दौरान राष्ट्र संगठन UNIDO क्लाइमेट क्लब ने औद्योगिक विकार्बनीकरण के लिए ग्लोबल मैचिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। जैव विविधता संरक्षण हेतु विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी। राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन MCG के महानिदेशक राजीव कुमार मित्तल की अध्यक्षता में आयोजित 98वीं UNFCCC कार्यक्रम समिति बैठक में जैव विविधता संरक्षण पर आधारित विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। छत्तीसगढ़ में देश का 56वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव गुरु घासीदास तिम्बोर पिंगल टाइगर रिजर्व को देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित की घोषणा की है। इस अधिसूचना के साथ छत्तीसगढ़ में अब 4 बाघ रिजर्व हो गए हैं। विश्व के सबसे बड़े प्रवाल की खोज। नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी के वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर स्थित सोलोमन द्वीप के पास विश्व के सबसे बड़े प्रवाल की खोज की है। यह 32 मीटर लंबा, 34 मीटर चौड़ा और माना जाता है यह लगभग 300 साल पुराना है। भारत में जीवाश्म ईंधन CO2 उत्सर्जन की वृद्धि की संभावना। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट द्वारा जीवाश्म ईंधन में होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से संबंधित अध्ययन के अनुसार जीवाश्म ईंधन में भारत के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 2024 में 4.6% की वृद्धि होने की उम्मीद है। वैश्विक स्तर पर जीवाश्म आधारित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन इस साल 37.4 बिलियन टन के रिकॉर्ड उच्च स्तर कुछ हो सकता है। 2023 की अपेक्षा 0.8% की वृद्धि को दर्शाता है।
विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में चीन के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 0.2% की वृद्धि होने का अनुभव। वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का योगदान 8% है, जबकि चीन, अमेरिका, यूरोप कम से कम 32, 13 और 7% योगदान करते हैं। माउंट लेवोटी में ज्वालामुखी उद्गार इंडोनेशिया के फ्लोरेंस द्वीप में स्थित है। भारत की अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता और रणनीति एवं कार्य योजना। केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कोलंबिया के कैली में जैव विविधता अभियान के पक्षकारों के सम्मेलन को COP 16वीं बैठक में भारत की अद्यतन राष्ट्रीय जैव वितरण नीति एवं कार्य योजना जारी की। पहले राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति कार्य योजना 1999 में बनाई गई थी तथा 2008 में अपनाया गया था। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग रिपोर्ट एवं सूचकांक को देखेंगे। इस तरह से जनवरी माह का करंट अफेयर्स समाप्त हो जाएगा। फिर हम फरवरी देखेंगे। इसी तरह से देखते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।